ठीक है। हाँ। प्रश्न पत्र हिंदी का है, इसमें 2 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में हैं। ठीक है, पहला है मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि और दूसरा है मानस का हंस, अमृता नगर का उपन्यास। ठीक है, सुन रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ। 2 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है कर्मभूमि उपन्यास से के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रतिपाद्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इससे हम जान पाएंगे कि कर्मभूमि उपन्यास की संपूर्ण संवेदना क्या है, उसमें क्या लिखा है, क्या उसका उद्देश्य लिखने का रहा है, इसको हम लोग समझ जाएंगे। फिर इस पर जो भी प्रश्न आएगा परीक्षा में उसको आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये जान लें कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी का समय भारत में था, तो किस प्रकार का था? भारत हमारा गुलाम था, मालूम है ना। और उसके लिए यस लोग सर। कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि हमें आजादी मिले। 1932 का समय संघर्ष का समय था, गुलामी से लड़ने का समय था, उससे मुक्त होने का समय था। तो उसी समय ये उपन्यास लिखा गया था। ठीक है। भारतीय इतिहास में ये समय असाधारण जनजागरण का समय था। नगरों और गांवों में, पर्वतों और घाटियों में, सब जगह सब लोग जागृत हो रहे थे कि हमें गुलाम अब नहीं रहना है, हमें आजाद रहना है। कठोर से कठोर दमन चक्र उन्हें दबा नहीं सकता था। जनता की एक क्रांति चतुर्दिक व्याप्त थी, चारों तरफ एक क्रांति चल रही थी कि जिससे जो है यहाँ से अंग्रेज भाग जाएं और हम लोग आजाद हो जाएं। ठीक है। एक साइमन कमीशन का देश में विरोध हो चुका था, लोग उस पर कर चुके थे, विधान सभाओं में बम गिर रहे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के समान वीर रंगमंच पर अवतरित हो रहे थे। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 ईस्वी में हुआ था के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं गणतंत्रवादी हूं और समाजवादी हूं। कर्मभूमि उपन्यास इसी अशांत काल की प्रतिध्वनि से भरा हुआ उपन्यास है। कहने का मतलब यह है कि जो कर्मभूमि उपन्यास लिखा गया उस समय हमारे देश में एक तरह से आजादी की लड़ाई चल रही थी। सारी जनता त्रस्त हो चुकी थी, किससे? अंग्रेजों से, और उसके लिए संघर्ष कर रही थी। उसी समस्त पीड़ा का, समस्त संवेदना का वर्णन एक तरह से आप कह सकते हैं कर्मभूमि उपन्यास में देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है क्योंकि इसमें आजादी की लड़ाई के समय की घटना या उसकी संवेदना का जिक्र किया गया है। इसके जो प्रत्येक पात्र हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, उन सभी पात्रों में आप देखेंगे, अभी जब आप पढ़ेंगे उस उपन्यास को तो आपको समझ में आएगा कि सब में एक तरह से क्रांति की चिंगारी सुलग रही है। हर एक पात्र कुछ न कुछ करना चाहता है, क्रांति करना चाहता है। किसके खिलाफ में? अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण पात्र है इस उपन्यास का, वो कौन है? ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं उपन्यास कदाचित। सबसे महत्वपूर्ण इसका नायक जो है इस उपन्यास का, उसका नाम है अमरकांत। अमरकांत का कहना है, अमरकांत, वो मानता है कि क्रांति से ही किसी देश का उद्धार हो सकता है, बिना क्रांति से देश का उद्धार संभव नहीं है। तो क्रांति किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके संदर्भ में उसका एक कथन महत्वपूर्ण है। जब उपन्यास आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को वो कथन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। यहाँ मैं उस कथन का जिक्र कर दे रहा हूँ। वो कहता है, ऐसी क्रांति जो सर्वव्यापक हो, जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों का, परिपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो, एक नई सृष्टि कर दे, जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। ये कहता है अमरकांत। उसका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को विश्वास या रूढ़ियों में जकड़ा होना नहीं चाहिए, उसे मनुष्य की मनुष्यता को पहचानना चाहिए, आपस में वैर भाव नहीं करना चाहिए। सारे अंधविश्वासों को, दुनिया जड़ हो चुकी थी जिससे लोग परेशान थे, उसको वो
समाज से हटाना चाहता था। कौन? अमरकांत। वास्तव में प्रेमचंद जी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, इसीलिए उनकी क्रांति में किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, बल्कि सेवा और त्याग है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म भूमि का मूल स्वर सेवा एवं त्याग है। उपन्यास के नायक चरित्र इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके निर्मित किया है। वो निष्काम कर्म की भावना से प्रेरित है, उदार एवं अहिंसक है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। उसके राजनीतिक विचार कभी भी उग्र रूप धारण नहीं करते। वो सहिष्णु है, शांत विचारधारा का पोषक है। वो स्वाभिमानी है, है, ईमानदार है, सत्यवादी है, कर्मशील है, संवेदनशील है और देश प्रेमी है। अगर परीक्षा में आ जाए कि अमरकांत का चित्रण लिखिए, तो उसको लिखने के लिए आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि वो किस प्रकार का उसका चरित्र था। जो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आप जान लीजिए वो उदारवादी था, अहिंसावादी था और सहिष्णु था, विनम्र था, स्वाभिमानी था, दृढ़ प्रतिज्ञ था अपने कार्य के प्रति, ईमानदार था, सत्यवादी था, कर्मशील था, संवेदनशील था और देश प्रेमी था। इतनी सारी विशेषताएं उस चरित्र में आएंगी। अगर परीक्षा में आता है, इन सब बातों का जिक्र आपको करना पड़ेगा। है कि वो निष्काम कर्म भावना से प्रेरित था, अहिंसावादी था, शांत स्वभाव का था, सहिष्णु था, स्वाभिमानी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, ईमानदार है, सत्यवादी है, कर्मशील है और संवेदनशील है और देश प्रेमी है। उसका स्पष्ट कहना था कि हम इसलिए गुलाम हैं कि हमने खुद गुलामी की बेड़ियां अपने पैरों में डाल ली हैं। जानते हो बेड़ी क्या है? आपस का भेद। जब तक हम इस बेड़ी को काट कर प्रेम करना न सीखेंगे, सेवा में ईश्वर का भाव न देखेंगे, हम गुलामी में पड़े रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर ही कमी है जो हम गुलाम हैं। अगर हम परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें, दूसरे की भावना को समझ सकें, आपस में मिलजुल के रहें, तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपस में लड़ते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं, आपस में किसी को समझते नहीं हैं, इसीलिए लोग हम पर अधिकार जमा लेते हैं और हमें गुलाम बना देते हैं। वो कहता है कि हमें परस्पर का भेद मिटाना चाहिए। अगर हम आपस में किसी प्रकार का भेद रखेंगे तो हम गुलाम बने रहेंगे। ये अमरकांत कहता है इस उपन्यास में। आप पढ़ेंगे आपको जानने मिलेगा वो चीजें। अमरकांत की पत्नी का नाम है सुखदा। दूसरा महत्वपूर्ण ये पात्रा है। वो उसका लालन पोषण जो है एक तरह से विलासी वातावरण में हुआ था। वो बड़े घर की बेटी थी, लेकिन अमरकांत को कभी भी स्नेह की शीतलता का अनुभव नहीं हुआ था। वो सादा जीवन एवं सात्विक विचारों का पक्षधर था और यही उम्मीद वो सुखदा से भी करता था। किंतु सुखदा में ये परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे आता है। इसीलिए उसे विकसनशील पात्र कहा जाता है। जहां वो पहले पारिवारिक व्यवस्था को देश के सामने अधिक महत्व देती थी, वहीं बाद में वो देश सेवा का व्रत ले लेती है। उसमें प्रतिभा थी, प्रगल्भता थी, विचार स्वातंत्र की भावना थी, जीवन की मर्यादा को समझती थी, समाज में व्याप्त अराजकता एवं उसके समझ में आ गई थी। उसका एक कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है इसका नहीं है। वो समझते हैं ये गरीब लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूं तुम्हारे ही हाथों में सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, सिर्फ हड़ताल करना है, ये दिखाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मंजूर नहीं किया। और ये हड़ताल 1-2 दिन की नहीं होगी, ये उस समय या उस वक्त तक रहेगी जब तक बोर्ड अपना फैसला रद्द करके हमें जमीन का कथन है। ये कथन सुखदा का है। सुखदा कौन है? अमरकांत की पत्नी है। वो जो गरीब लोग हैं, जिनको आवास नहीं, रहने को उसका घर नहीं है, उसको संबोधित करती है, कहती है आप लोग आगे बढ़िए और संघर्ष करिए, ये आपका हक है कि आपको रहने का आवास मिले। फिर आगे वो सुखदा के बारे में एक बात और जान लीजिए कि प्रश्न जब कभी आ जाए कि सुखदा का चरित्र चित्रण लिखिए, तो उसमें भी उसके जो चरित्र में जो विशेष बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। उसको भी आप लोग समझ लीजिए कि सुखदा किस प्रकार की नारी थी।
सुखदा एक स्वाभिमानी, कर्मशील, विलासप्रिय, वाक चातुर्य, सौंदर्य एवं त्याग की प्रतिमूर्ति थी। पतिव्रता नारी थी, संवेदनशील थी और हर परिस्थितियों का सामना करने वाली संघर्षशील नारी थी। कहने का मतलब समझ आया? अगर आता है प्रश्न लिखने को परीक्षा में कि सुखदा का चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि सुखदा एक स्वाभिमानी नारी थी, कर्मशील नारी थी, विलासप्रिय थी। प्रारंभ में वो उसकी जिंदगी शुरू होती है, उसको विलासिता पसंद था। फिर इसके बाद उसने क्या किया, उसके जीवन में फिर एक नया बदलाव आता है और वो अपने जीवन का लक्ष्य देश प्रेम को बना लेती है, देश सेवा को बना लेती है। तो वाक चातुर थी, बोलने में प्रवीण थी, सौंदर्य उसके पास था, सुंदर थी और त्याग की प्रतिमूर्ति थी, पतिव्रता नारी थी, संवेदनशील थी और हर परिस्थितियों का सामना करने वाली एक संघर्षशील नारी। अगर परीक्षा में आता है उसका कैरेक्टर लिखने के लिए तो आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अमरकांत के पिता समरकांत का चरित्र है। प्रारंभ में उनके लिए धनी सब कुछ था, धीरे धीरे उनके अंदर भी देश भावना जागृत हो जाती है। सकीना एक पात्र है इसमें जो आदर्श प्रेमिका है, उसमें त्याग, स्नेह, सेवा भाव, देश प्रेम की भावना भरी हुई है। उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं, सहिष्णुता है। वो अपने प्रेम को स्वार्थ एवं वासना के रंग में नहीं रखती, वो वास्तविक प्रेम उसे ही मानती है। इसमें जुदाई भी सम्मिलित होती है। मुन्नी आत्माभिमानी युवती है और आदर्श प्रेमिका भी है। अमर के प्रति अपने प्रेम को स्पष्ट न कर मन में ही लिए रहती है। जीवन भर इसी तरह से वो जिंदा रहती है। उपन्यास का जो कथानक है वो सजीव है, संतुलित है और मौलिक है। इसमें मुख्य रूप से दो अंचलों की कथा चित्रित है, एक नगर, दूसरा ग्राम। एक नगर है, दूसरा गांव है या ग्राम है। नगर काशी है और ग्राम जो है उत्तर की पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित एक छोटा सा रमणीक पहाड़ी है। नगर की समस्या क्या है? मजदूरों के आवास की समस्या, अछूतों को मंदिर में प्रवेश न करने की समस्या और गांव की समस्या क्या है? किसानों की दुर्दशा है। नगर और ग्राम दोनों की समस्याएं उपन्यास के प्रमुख पात्र अमरकांत के माध्यम से एक साथ जुड़ जाती है। कर्मभूमि उपन्यास का कथानक मुख्य 5 भागों में विभक्त है। पहले और तीसरे में नगर जीवन और दूसरे और चौथे में ग्रामीण जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। पांचवें में दोनों शहर और ग्रामीण जीवन का सम्मिलित रूप देखने को मिलता है। इस उपन्यास में दो जगह क्रांति होती है। एक क्रांति होती है एक क्रांति होती है शहर में, इसका नेतृत्व करते हैं डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा आदि करते हैं। और दूसरी क्रांति होती है गांव में, इसका नेतृत्व करता है अमरकांत और आत्मानंद द्वारा किया जाता है। शहर की समस्याओं में अछूतोद्धार की समस्या, मंदिर प्रवेश की समस्या तथा गरीबों के आवास की समस्या प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्याएं भी हैं इस उपन्यास में, जैसे शिक्षा की समस्या, विधवा की समस्या, अनमिल विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, विदेशियों द्वारा भारतीय नारी की मर्यादा की रक्षा की समस्या, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की स्वार्थपरता, साहूकारों के धन कमाने के घृणित उपाय, मठाधीशों, महंतों और जमींदारों की विलासिता, राज्य कर्मचारियों की आत्मपतन एवं स्वेच्छाचार की समस्या आदि। और गांव की समस्याओं में मैंने पहले भी कहा, किसानों की दुर्दशा अर्थात बलात् लगान वसूलने की समस्या प्रमुख है। प्रेमचंद के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण रहा है। उपन्यास का स्पष्ट संदेश है कि जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं, वो उस घर की तरह है जिसकी बुनियाद ही न हो। मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती, समता जीवन का तत्व है। यही एक दशा है जो समाज को स्थिर रख सकती है। ये जागृति का युग है, जागृति अन्याय को सहन नहीं कर सकती। प्रेमचंद ऐसी व्यवस्था करते थे जिससे पूर्ण समाजवाद की स्थापना हो सके और परस्पर समानता एवं सहयोग की भावना का जन्म हो सके। ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रेमचंद ने उपन्यास में एक ऐसी क्रांति का चित्रण किया है जो गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित है।
गांधी जी का कहना था कि जेलों को इतना भर दिया जाए कि उसमें जगह ही न बचे। इस प्रकार अहिंसा और शांति से विदेशी सरकार को पराजित करना चाहिए। अंत में सभी पात्र जेलों में भर दिए जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्रांति के व्यापक पक्ष का चित्रण करना था। उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत ये मानता है कि बिना एक सकारात्मक क्रांति के किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की मूल भावना से उपन्यास का प्रत्येक पात्र आंदोलित है। मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास स्वाधीनता आंदोलन के उस दौर का उपन्यास है जब लोग अंग्रेजों का मनमाना अत्याचार सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। वे अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करने लगे थे। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में पहली बार मजदूरों और विद्यार्थियों को एक साथ अंग्रेजों का मुकाबला करते दिखाया है। अमरकांत, सलीम, प्रोफेसर शांति कुमार का जीवन विद्यालय से जुड़ा था। प्रोफेसर शांति कुमार का ये कथन उनकी क्रांतिकारी चेतना को स्पष्ट करता है। वो कहते हैं, तुम तन मन से दूसरों की सेवा करते हो पर तुम गुलाम हो। तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं। तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है पर तुम अछूत हो। तुम मंदिरों में नहीं जा सकते। ऐसी अनीति इस भाग्य देश की सिवा और कहां हो सकती है? क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का यह मानना था कि बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता। उसमें कहीं कहीं देवता अवश्य छिपा रहता है। अमरकांत और सलीम की वार्ता में यह तथ्य उद्घाटित हुआ है। अमर ने चिंतित होकर कहा था कि मैंने तो यही समझा था कि हमने हिंसा भाव को लगाम दे दी है और वो काबू से बाहर नहीं हो सकता। सलीम कहता है, आप आजादी चाहते हैं मगर आजादी की कीमत नहीं देना चाहते। तो अमरकांत कहता है, आपने जिस चीज को आजादी की कीमत समझ रखा है वो उसकी कीमत नहीं है। उसकी कीमत है हक और सच्चाई पर जमे रहने की ताकत। फिर सलीम उत्तेजित हो गया और कहता है, ये फिजूल की बात है। जिस चीज की बुनियाद जब्र पर है उस पर हक और इंसाफ का कोई असर नहीं पड़ सकता। अमर ने पूछा, क्या तुम इसे तस्लीम नहीं करते कि दुनिया का इंतजाम हक और इंसाफ पर कायम है और हर एक इंसान के दिल की गहराइयों के अंदर वो तार मौजूद है जो कुर्बानियों से झंकार उठता है। अमरकांत ये मानता है कि हर आदमी के अंदर कोई देवता होता है। अगर त्याग और बलिदान से काम किया जाए तो कठोर से कठोर आदमी भी बदल जाता है, फिर होता है। उसके अंदर भी देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है, दूसरों के कल्याण की भावना जागृत हो जाती है, करुणा जागृत हो जाती है। ऐसा अमरकांत मानता है, ऐसा गांधी जी भी मानते थे और ऐसा प्रेमचंद भी मानते हैं। कथाकार मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यास कर्मभूमि के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सेवा और त्याग करना पड़ता है। जीवन में कर्म ही पूजा है। उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत का स्पष्ट कथन है कि जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्री की नहीं। हमारी डिग्री क्या है? हमारा सेवा भाव, हमारी नम्रता, हमारे जीवन की सरलता। अगर ये डिग्री नहीं मिली, अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो कागज की डिग्री व्यर्थ है। कहने का मतलब शिक्षा का वास्तविक अर्थ है देश सेवा, सरलता, नम्रता, विनम्रता। ये वास्तव में सही पढ़ाई है। अगर ये चीज नहीं आपके अंदर आती तो पढ़ना व्यर्थ है। प्रेमचंद मनुष्य की आत्मा को जागृत करना चाहते थे। वे मनुष्य को मनुष्य के अंदर नहीं तो उसकी वास्तविक ताकत से उसकी पहचान करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि मनुष्य यदि अपने आप को पहचान ले तो कुछ भी कर सकता है। उपन्यास के पात्र सेठ धनीराम का यह कथन इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। हमें प्रजा में जागृति और संस्कार उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हमारी पूरी शक्ति जात की आत्मा को जगाने में लगानी चाहिए। मैं इसे कभी नहीं मान सकता कि आज आधी मालगुजारी होते ही प्रजा सुख के शिखर पर पहुंच जाएगी। उसमें सामाजिक और मानसिक ऐसे कितने ही दोष हैं कि आधी तो क्या पूरी मालगुजारी भी छोड़ दी जाए तब भी उसकी दशा में कोई अंतर नहीं। क्रम में प्रोफेसर शांति कुमार का यह कथन, तुम्हारा बस उस समय तक कुछ नहीं है जब तक समझते बस नहीं है। संसार में
जो अधिक से अधिक कष्ट सह सकता है उसी की विजय होती है। ये कथन सुखदा का है। और अंत में उपन्यास में प्रेमचंद का एक कथन उल्लेखनीय है, वही ऊंचा है इसका मन शुद्ध है और वही नीचा है इसका मन अशुद्ध है। ये सिद्ध करता है कि मनुष्य को बाहर से नहीं अंदर से सुंदर होना चाहिए। जब मनुष्य की आत्मा पवित्र होती है तभी वो वास्तविक रूप से सुंदर होता है। यही सौंदर्य प्रेमचंद मनुष्य में देखना चाहते थे, इसीलिए उनके उपन्यासों के लगभग सभी पात्रों का हृदय परिवर्तन अंत में हो जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। प्रस्तुत उपन्यास कर्मभूमि के समरकांत जो धन के लोभी थे और सुखदा जो विलासप्रिय थी, अंततः धन और विलास को त्याग कर देश की सेवा या दूसरों की सेवा करने का लक्ष्य बना लेती है। अतः हम कह सकते हैं कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य उद्देश्य प्रतिपाद्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विसंगतियों और विडंबनाओं के यथार्थ को उद्घाटित करना तथा जनता को उसे दूर करने की प्रेरणा प्रदान करना है, अर्थात मनुष्य की आत्मा को जागृत करना है। कहने का अर्थ यह है कि पूरा उपन्यास जो कर्मभूमि है उसमें प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अंदर से मजबूत होना चाहिए और अपनी आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने अंदर से अपनी आत्मा को पहचान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी संपूर्ण ताकत उसमें निहित होती है और उसी को अगर जान ले, पहचान ले तो मनुष्य आगे बढ़ सकता है और जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कर्म उपन्यास का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। पढ़ाई पढ़ रहा बेटा सबको? हेलो कीर्ति, हाँ सर। आवाज जा रही है? समझ में आया यस कुछ? सर, आवाज जा रही है। हाँ, समझ में आया कुछ? ये संक्षेप में कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य था जो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिखकर भेज चुका हूँ। ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी तुम निकाल सकती हो, उसमें आप देखिएगा, आपको मिलेगा व्हाट्सएप पर, मैंने भेजा है। एक बार फिर दोबारा भेज दूंगा। मैं इतना मैंने बोला है ये पूरा लेक्चर मैं लिख करके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ठीक है, उसको आप हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा, उसकी नोट्स बना लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है फिर उसका जिक्र दोबारा हम लोग दोबारा फिर करेंगे। आज का क्लास ये समाप्त है। और कुछ अगर पूछना है आपको कोई चीज आप पूछ सकती हैं हमसे। अगर कुछ पूछना है कर्मभूमि उपन्यास के बारे में तो आप पूछ सकती हैं। आप सभी लोग हैं, जो भी पूछना हो पूछ लो। कुछ पूछना है? हेलो? नहीं सर, हमको नहीं पूछना है। नहीं सर, पहले व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप पर मैं लिख करके इसको पूरा जितना मैंने बोला है ये मैंने भेजा भी है। अगर दोबारा अभी मैं फिर भेज दूंगा, उसको आप लोग एक हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा और उसकी नोट्स बना लीजिए, पूरा उपन्यास आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ध्यान रखिए ये उपन्यास कर्मभूमि लेकर के आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने जितना बताया है, जो मैंने बोला है, वो सारी बात उसमें आपको मिलेंगी। और उसके बाद जब आप पढ़े रहेंगे, पूरी कहानी आपको जब याद रहेगी तो उसका उत्तर लिखने में परीक्षा में आपको आसानी होगी। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी छात्राओं से, कि उपन्यास लेकर के 2 दिन के अंदर पढ़ लें। कल जो है क्लास नहीं चल पाएगा, कल चूंकि मैं जाऊंगी खिलाबाद से लखनऊ से, तो परसों को बताऊंगा, फिर क्लास चलेगी नहीं चलेगा। ठीक है, आज 2 दिन के अंदर आप लोग उपन्यास का ले लीजिए और उसको पढ़ लीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। ठीक है, अब हम क्लास बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यस सर। ठीक।